चलिए, सभी को यहाँ जितने भी लोग हैं सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हम सब पिछले कई दिनों से सीख रहे हैं ट्रेडिशनल क्लासिक मेडिसिन के बारे में कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये कैसे काम करता है, कहाँ काम करता है और इससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हम सब ज्यादातर आप देखते हैं ना, हम एक्यूप्रेशर को बहुत ही छोटा समझते हैं। हम समझते हैं कि ये मसाज थेरेपी, हम समझते हैं ये अल्टरनेटिव मेडिसिन है। हम में से जितने भी लोग हमारे यहाँ साथी जुड़े हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 90% लोगों का ये मानना है कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर एक अल्टरनेटिव मेडिसिन है। मानते हैं, बट इट इज नॉट ट्रूथ। ये अल्टरनेटिव नहीं है। और इसकी मीनिंग समझिएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ से अंडरस्टैंड करिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अल्टरनेटिव मेडिसिन का मीनिंग क्या होता है? अल्टरनेटिव मेडिसिन का मतलब है कि ऐसी कोई चीज जो किसी और के साथ में लगाई जा सके। यानी कि मेन इसको आप नहीं कर सकते, ये मेन मेडिसिन नहीं हो सकती, किसी और के साथ में सब्स्टिट्यूट के रूप में आप इसको भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करें अल्टरनेटिव मेडिसिन या एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, तो वहां पर भी आपको एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर मिलेगा, नो डाउट। लेकिन गूगल किसकी कंपनी है? इंडियन कंपनी है या फॉरेन की कंपनी है? फॉरेन की। हमने नहीं बनाया, इंडियंस ने नहीं बनाया। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके लिए जो मेन थेरेपी है वो क्या है? उनकी अपनी थेरेपी है। तो जब मेन थेरेपी हमारी है तो उसके साथ अगर कोई और हम यूज करना चाहते तो अल्टरनेट हो गई। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर अल्टरनेटिव मेडिसिन है इसके लिए फॉर वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि उनकी मेन थेरेपी वेस्टर्न मेडिसिन है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हमारी मेन है वो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर रही है, आज से नहीं सदियों से। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं कि अगर आप वेदों की बात करेंगे कि वेदों में है, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस वेद में, किस चैप्टर में, किस श्लोक में इसका नाम आता है। अगर आप उपनिषद की बात करेंगे तो मैं वहां भी आपको दिखाऊंगी कि किस उपनिषद के किस चैप्टर के किस श्लोक नंबर में आपका एक्यूप्रेशर लिखा हुआ है। अगर आप रामचरितमानस की बात करेंगे तो वहां भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी कि किस कांड में, किस चौपाई में, किस दोहे में एक्यूप्रेशर दिखता है। अगर आप वाल्मीकि रामायण की बात करेंगे तो वहां मैं आपको दिखाऊंगी कि किस सर्ग में कहाँ पर इसका वर्णन मिलता है। अगर आप गीता की बात करेंगे, अगर आप महाभारत की बात करेंगे तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कहाँ मिलेगा। अगर आप धनुर्वेद की बात करेंगे तो मैं बताऊंगी कि आपको कहाँ मिलेगा। तो वेद हो, अच्छा आयुर्वेद की संहिताओं में बात करेंगे, चरक संहिता में मिल जाएगा, सुश्रुत संहिता में मिल जाएगा, अष्टांग हृदय मिल जाएगा। तो इतनी सारी जगहों पर इसके प्रमाण मिलते हैं। तो अब हमारे लिए ये कहना गलत होगा कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर अल्टरनेटिव थेरेपी है या अल्टरनेटिव मेडिसिन है। हमने 200 साल में इसको अल्टरनेटिव बनाया है, इसमें नो डाउट। हमने खुद से ही इसको अल्टरनेटिव मान लिया है। आज भी अगर आप किसी को पॉइंट के लिए सजेस्ट करते हैं तो बोलता है मेडिसिन तो खा सकते हैं ना। यानी वो तो हमारा मेन है, प्रायोरिटी गोज टू दैट स्पेसिफिक मेडिसिन थेरेपी, और ये हम साथ में चला लें। कॉन्फिडेंस की कमी है और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए हम खुद अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं कि एक्यूप्रेशर को हमने डीप लेवल पर जहां जाना चाहिए तो वहां नहीं गए। हमने इसको छोटा मोटा झाड़ फूक वाला जैसा ही कुछ समझ लिया, जो झाड़ फूक भी कोई मतलब छोटी मोटी विद्या नहीं, बहुत बड़ी है। लेकिन जैसे अपना किनारे बैठ गए रोड के और कुछ भी इधर उधर कर दिया
तो लोग उससे फिर परेशान हो जाते। वैसे ही एक्यूप्रेशर के साथ हुआ, जिसको इसका ज्ञान था उसने बांटा नहीं, और जिसके पास था नहीं उसने उसको, जैसे बहुरूपीय होते हैं ना, माफ करिएगा मैं थोड़ा कड़े बोल देती हूँ, जो बहुरूपीय होते हैं अपना वो सजा वजा के और वो पेश कर देते हैं, तो हम उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, समझ जाते हैं ये इतना ही है। ऐसा नहीं है। एक्यूप्रेशर आपने देखा होगा, मेरी वीडियोस में देखा होगा कि अभी तो मैं वीडियो इसीलिए डालने लगी पेशेंट का कि कम से कम लोगों का फेथ डेवलप हो कि एक्यूप्रेशर कैन डू एवरीथिंग। कुछ भी करवा लीजिए, चाहे वो आपके घुटने का फ्रैक्चर हो, चाहे वो आपका हार्ट फेलियर हो, चाहे वो आपका सर्जिकल किसी का भी आप नाम ले सकते हैं। अपेंडिसाइटिस कैन यू क्योर? यस। हार्ट की प्रॉब्लम, एलवीईएफ, हार्ट धड़क रहा है 12%, 12 से 60% हो सकता है, हाँ हो सकता है। पेस मेकर, हार्ट काम ही नहीं कर रहा, उसका करंट खराब हो गया, काम कर सकता है? कर सकता है। मैंने प्रमाण डाल दिए, क्योंकि आपको तो प्रमाण चाहिए ना कि कैसे पता ये है, आप देख लो। इवन प्रेगनेंसी में बच्चा बेड़ा है, पलट गया है, ऑपरेशन चाहिए, ठीक हो जाएगा, हाँ। कितने दिन में? 1 हफ्ता बहुत है। 1 हफ्ते में बच्चा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अच्छा, इससे क्या डिलीवरी होने वाली है तो बिना ऑपरेशन के हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। पॉइंट दबाएंगे, पहले डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा बाहर आ जाएगा। तो कोई भी बीमारी जिसको आप सबसे कठिन मानते हो, पैरालिसिस का ट्रीटमेंट हो जाएगा, खूब होता है, बहुत ज्यादा ही होता है। और ये हमारे लिए वैसे ही है जैसे आम सर्दी जुकाम। और इतना ही नहीं, इवन आपने कोरोना में भी देखा, और अभी 2 दिन पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया था स्वाइन फ्लू का। स्वाइन फ्लू जैसी गंभीर समस्या 24 घंटे में ठीक, मतलब 100%। हाउ कैन इट इज पॉसिबल? पॉसिबल है, अगर आप एक्यूप्रेशर में अपना पूरा इंट्यूशन झोंक देते हैं। पूरी आपको स्टडी होनी चाहिए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, देन एक्यूप्रेशर। लेकिन हम उल्टा पढ़ते हैं, हम पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। ये वैसे ही हो गया कि हमने मेडिकल स्टोर की 4 दवाइयों के नाम याद कर लिए। ये दवा कहाँ लगेगी? पेट दर्द में। तो हम जो ओटीसी दवाएं होती है ना, जाके सीधे काउंटर पे आप बोल देते हैं भैया हमको पैरासीटामोल दे देना। अब वो भी नहीं आपको पूछते कि आप अपना प्रिस्क्रिप्शन पेपर दीजिए, किसने लिखा, क्यों लिखा, नहीं। आपने मांगा, उन्होंने दे दिया, भैया विटामिन ई का कैप्सूल दे दो, ये दे दो, तो समझते इनको आता ही होगा कि कहाँ यूज करना है। तो ऐसे ही हमने फोकस कहाँ किया? एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी कि हमने दवाइयां दे दी झोले में कि ये ले लो और जाओ, लेकिन उस दवा को हमें कहाँ खाना है, कब खाना है, कितने एमजी खाना है, कितने दिनों तक खाना है, वो नहीं बताया। अगर आज हम वो बता देते लोगों को तो शायद ये स्थिति ना होती कि हम इसको अल्टरनेटिव मेडिसिन मानते। और कोई इतना, मतलब इसका नीचा स्तर बना दिया कि कोई मेथी लपेट रहा है, कोई मटर लपेट रहा है, कोई गेहूं लपेट रहा है, क्या है समझ में नहीं आता कि एक इतनी हाई मैम आपका ना चीज। वो हो रहा है, हैंग हो रहा है, बार पीछे भी हैंग हुआ था। ओके, आप बता दो मुझे, अभी भी हो रही है कि ठीक है? मैम वीडियो कभी थोड़ी थोड़ी हो रही थी, अब ठीक है वैसे, वीडियो भी किस अच्छा, वो। ओके ओके, हाँ तो फिर आप ऐसे मैसेज करके बता दिया करो मुझे, हो ओके मैम। सकता है कुछ नेटवर्क का इश्यू होगा। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि इसको किसी भी प्रकार से कम नहीं आका जाना चाहिए। अगर आपका कोई रिस्पॉन्स कम आ रहा है, मान लीजिए आपने कोई पॉइंट लिया, काम नहीं कर रहा है, तो या तो आप उसको रेगुलर डोज ले नहीं रहे हो, और या तो देने वाला भी हो सकता है ना समझ पा रहा हो आपकी बीमारी, तभी तो आप एक डॉक्टर को छोड़ के दूसरे में शिफ्ट करते हो ना। तो लेकिन थेरेपी नहीं चेंज करते। भाई उस डॉक्टर से आराम नहीं हो रहा तो दूसरे को दिखा लो, तीसरे को दिखा लो। आपको ये पता है कि डॉक्टर कॉम्पिटेंट नहीं है, थेरेपी तो है। तो ऐसे ही एक्यूप्रेशर में भी आपको भरोसा होना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि इसमें कोई कमी नहीं हो सकता है, जिसको हम दिखा रहे हैं उसमें कोई कमी हो। कोई भी हो अपने अपने आईक्यू के हिसाब से काम करता है, कोई भगवान थोड़ी होता है कि मैं बोल रही हूँ कि अगर कहीं आराम ना हो तो मेरे पास आ जाना, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का इतना ही मतलब है कि अगर एक्यूप्रेशर
कहीं आप करा रहे हो काम नहीं कर रहा है, तो या तो आपने एक्सप्लेन नहीं किया, या तो आपने तो कर दिया लेकिन हमको ही समझ में नहीं आया उसके बारे में, तो ये हो सकता है। अदरवाइज एक्यूप्रेशर थेरेपी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी पोटेंट है कि आप कुछ भी कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू बाय एक्यूप्रेशर। ओके, तो आज मैं आपको ले चलूंगी पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन पर, क्योंकि देखिए किसी भी ट्रीटमेंट के दो पक्ष होते हैं, एक सब्जेक्टिव होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। एक तो हुआ आपका डायग्नोसिस वाला कि आपने डायग्नोसिस कर लिया, और दूसरा होता है उसका एप्लीकेशन। अगर आपको पॉइंट सही सही लगाना आ गया, आपने सही पॉइंट लोकेट कर दिया, तो आपका बीमारी देख लीजिए 24 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स आ गया। स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी में, कोरोना जैसी बीमारी में, कि अभी पॉइंट लगाया और सुबह तक ठीक हो गया। ये कोई मजाक है क्या? मजाक लग सकता है, हो सकता है जिनको इसके बारे में नहीं पता है तो उनको मजाक ही लगेगा कि ये झूठ हो सकता है या मजाक हो सकता है, लेकिन इस चैनल पे ना तो मजाक चलता है ना तो झूठ चलता है। यहाँ तो जो है वो खुलेआम और खरा खरा चलता है कि भाई जो है वो यही है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो पहला तो पक्ष हुआ हमारा इसका। अगर आपकी डायग्नोसिस परफेक्ट है, पॉइंट सही नहीं लगे तो भी रिजल्ट जीरो, और रिजल्ट और पॉइंट बड़े अच्छे लगे लेकिन डायग्नोसिस ही नहीं है, आपको उसका पॉइंट पता ही नहीं कि क्या होना चाहिए, तो भी फेल। तो पहला पक्ष तो हमने थ्योरी क्लासेस में सीख लिया, प्रैक्टिकल भी सीखा था। फिर भी कुछ क्वेरीज हर जगह पे रहती हैं, तो वो आज मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। आइए मैं आपको ले चलती हूँ स्क्रीन पर। ये आ गया हमारा स्क्रीन, जिस पर हम सीखेंगे मेरिडियन सबसे पहले, क्योंकि पॉइंट हमें लगाना है। तो पॉइंट कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, तो उसके लिए आपको चाहिए कि लोकेशन को। अब ये लोकेशन आती है हमारी, जो हमने आपको पहले दिखाया था कि ये है आपकी मेरिडियन जिस पर हम काम करेंगे। तो कौन सी मेरिडियन कब सेलेक्ट करनी है वो थ्योरी क्लास में हम सब ऑलरेडी सीख ही चुके हैं कि लंग्स की मान लीजिए आपने मेरिडियन सेलेक्ट की तो क्यों करी। तो एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, दूसरा मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, थर्ड बताया था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, और थर्ड था पैथोलॉजी क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ पैथोलॉजी। तो ये सब तो हम जानते ही हैं, हमें पता ही है। अब हमें क्या करना है, आपने सिलेक्ट कर लिया, अब इसके ऊपर देखना होता है कि और आपका एक्सेस एनर्जी है, डेफिशिएंसी की एनर्जी है, वो भी हमने डिटेल में पढ़ लिया। अगर फिर भी कम समझ में आया है तो आप उसको दोबारा तिबारा देख लीजिए, आपके पास पीडीएफ रिकॉर्डिंग सब अवेलेबल है। अब आता है नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो ये है कि आखिर इन पॉइंट को करेक्ट वे में कैसे लगाएं, सही सही पॉइंट कैसे लगे। तो उसके लिए आपको जो ये सामने पिक्चर दिख रही है ओरिजिनल, इन ओरिजिनल पॉइंट को गौर से देखना पड़ेगा। जितना अच्छे से आपको ओरिजिनल पॉइंट पता होगा उतना ही बढ़िया आप अपने पॉइंट हथेली पर प्लॉट कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं लंग्स मेरिडियन के माध्यम से आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लंग्स की मेरिडियन देख रहे हैं जो आपके चेस्ट के पास से शुरू होकर के अंगूठे तक आ रही। अब इस मेरिडियन को जरा सा गौर से देखते रहिए। दिख रही है आपको, यहां से शुरू हुई और यहाँ आ गई। अब मान लीजिए आपको लगाना है LU 6 नंबर पॉइंट, लंग्स का 6 नंबर का पॉइंट। 5 लगाना है, बहुत आसान है, एल्बो के फोल्ड पर है, आप लगा लोगे। LU 9 में बोलती आप लगा लेते, रिस्ट के जॉइंट पर है, इजिली आप लोकेट कर सकते हो। LU 6 लगाना है, तो आप देखो कि ये दोनों के बीच में कितनी दूरी पर है। तो अगर हम एल्बो फोल्ड और रिस्ट फोल्ड को हाफ करें तो हाफ से थोड़ी सी दूरी पर ऊपर जाने पर
टुवर्ड्स एल्बो जाने पर आपको LU6 नाम का पॉइंट मिलता है। ऐसे ही अगर आपको लगाना हो LU7, LU10, तो आपको ये मार्क देखना पड़ेगा, ओरिजिनल लोकेशन देखनी पड़ेगी कि कौन सा पॉइंट हमें कितनी दूरी पर मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी आपको मिलते हैं मेरिडियन, सब के पॉइंट को जरा सा गौर से देख लीजिए। कोई इसमें सेंटीमीटर मिलीमीटर की मेजरमेंट नहीं है कि यहाँ से इतने सेंटीमीटर की दूरी पर ये है। क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि हर एक व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई अलग होती है। तो इसमें कौन चलता है? AUM। तो उस AUM से नाप करके, जैसे आप ओरिजिनल पॉइंट देखते हैं, उसी AUM का नाप तो भी आप उंगली में तो ले ही नहीं सकते, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पॉइंट इतनी दूरी पर यहाँ मिलेगा। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ ब्योल पॉइंट के ऊपर, जहां आपको असली प्रैक्टिस करनी है। हम ओरिजिनल पॉइंट वहां यूज करते हैं जहां हमें लोकल पॉइंट लगाने में असुविधा होती है। जैसे बैक में पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं लगा सकते। हमारे पॉइंट थाइज में है, एब्डोमेन में है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन क्या करें, लगा नहीं सकते हम। तो अब ऐसी जगहों के लिए हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इतनी प्रॉब्लम आती है कि हम बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जानते हैं, नहीं लगा पा रहे, क्या करें, समझ में नहीं आता। तो ऐसी कंडीशन में हमें फिर क्या देखना होता है? लोकेशन किसकी? ब्योल पॉइंट की। ब्योल किसको बोलते हैं? जो हथेली पर होता है। तो अभी हमें ये केवल सिंबॉलिक मैं दिखा रही हूँ जो आ रही है, और अभी आपके पिक्चर शो नहीं कर रही। 1 मिनट। ठीक है, तो ये पिक्चर सिंबॉलिक के रूप में मैं दिखा रही हूँ कि जब आपको ओरिजिनल पर पॉइंट देखना है, डायग्नोसिस वाइज इट इज क्लियर। और यही होना चाहिए कि आपको जब डायग्नोसिस देखनी है ना कि किस मेरिडियन पर प्रॉब्लम आ रही क्या है, तो आप ओरिजिनल से देख लीजिए। लेकिन जब आप पॉइंट एप्लीकेशन की बात करेंगे तो वो ब्योल पर चलेगा। ठीक है, ये तो सारे हो गए हमारे करस्पॉन्डेंस के। इसकी बात में किसी और दिन फिर से डिटेल में करूंगी, क्योंकि जो हमारे बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनको शायद थोड़ी असुविधा पॉइंट में मान लो हो जाए, तो उनके लिए मैं करस्पॉन्डेंस क्लियर कर दूंगी। अब देखिए, ये जैसे पॉइंट लिया, इसको मैं कर देती हूँ थोड़ा सा जूम, ताकि आपके सामने तक ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये हो गया एक पॉइंट, हमने ये सामने वाला पिक्चर देखा। हमने लिया लंग्स की मेरिडियन, चूंकि हम पहले इस पर बात कर चुके हैं तो हम इसको साइड कर देते हैं, एक ही पिक्चर को देखेंगे ताकि क्लियर रहे। ये पॉइंट आपने देख लिया था। अब ये सेम पॉइंट आपको कहाँ मिल रहा है? आपके हाथ में है, तो हाथ कहाँ है? आपकी पहली उंगली में। लंग्स की मेरिडियन कहाँ हमने दिखाई थी? टुवर्ड्स थंब, यानी लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। आर्म में कहाँ? बाहर। तो ऐसे ही आपको उंगली में भी बाहर की तरफ दिख जाएगी। दिख गई। LU5 कहाँ था? हमारे एल्बो के ज्वाइंट पर। और LU9 कहाँ था? रिस्ट के ज्वाइंट पर। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर भी तो ज्वाइंट मिल रहा है ना। तो ये देखिए, एक ज्वाइंट पर LU5 मिल गया, दूसरे ज्वाइंट पर LU9 मिल गया। अब दूसरों को क्या किया हमने? इसका मान लीजिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए LU6 लगाने का। कैसे लगाएं समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमने उठाया, देखिए ये है पहला ज्वाइंट, ये है दूसरा ज्वाइंट, हमने इसको हाफ कर लिया। अब हाफ के बाद में ये कर लिया, यहाँ LU6 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको मेजरमेंट करते हुए एक एक पॉइंट को लगाना चाहिए। तो जितना ज्यादा इस तरीके से एक्यूरेसी रखेंगे उतना बढ़िया हो जाएगा। शुरू में थोड़ी डिफिकल्टी होगी आपको, क्योंकि आपको थोड़ा हो सकता है समझ में ना आए,
लेकिन जैसे जैसे इसको इस ट्रिक से देखते जाएंगे आपको सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इवन सबसे ज्यादा परेशानी आपको कहाँ होती पता है? ये परेशानी आपको होती है आपके थंब पे जो पॉइंट है इस पर और बैक वाले पर। उंगली का तो आप अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए SP3 लगाना है, स्प्लीन 3 कहाँ है? स्प्लीन 3 तो ये रहा हमारा ज्वाइंट, सॉरी ये रहा हमारा ज्वाइंट। अब हमने इसको किया हाफ, तो ये बिल्कुल सेंटर पे क्या आ गया? SP3 आ गया। अब आपको लिवर 3 लगाना है तो ये इससे थोड़ा सा स्लाइटली डाउन जाएंगे तो लिवर 3 मिल गया। SP4 लगाना है तो फिर से इसका हाफ कर लिया हमने, यहाँ लगा दिया। SP1 कहाँ लगेगा? सामने ही लगेगा। SP1 ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल टॉप पे नहीं जाएगा, थोड़ा सा आगे। SP2 कहाँ लगेगा? फिर से इसको हाफ कर दीजिए। तो ये तो आसान होगा, ये आप लोग कर लोगे, ये मुझे पता है। कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो हथेली आपकी सबसे मुसीबत है, कहते हैं कि हमें यहाँ बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो हम उसको सीखेंगे। और जो आपका थंब है ये बड़ा मुश्किल करता है। हम कहते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इतने छोटे छोटे पॉइंट, माय गॉड हाउ कैन आई लोकेट एंड अप्लाई, एंड इट इज वेरी सिंपल। मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि लोग इसके पॉइंट को इतना टफ क्यों मानते हैं। हो सकता है ऐसे लोग इसको टफ मानते हो जिसको वो समझ नहीं पा रहे हैं, ओरिजिनल नहीं समझा है। अब देखिए यहाँ पर मैं इस पिक्चर को नीचे ले आ रही हूँ, ये हो गया आपका चेहरा। यहाँ पे फ्रंट और बैक है, साइड नहीं है, नहीं तो मैं दिखाती आपको। तो चलिए कोई बात नहीं, हम बैक का ही देख लेते हैं। तो बैक में जहां जहां ये पॉइंट जिस रेशियो में आए हैं उतना ही तो लगाना है, और क्या करना है। अब यहाँ देखिए CV24 सामने लोअर लिप के नीचे है, फिर बिल्कुल नोज के टिप पर गवर्निंग वेसल 25 है, नोज के नीचे 26 नंबर है, फिर ये जो हेयर लाइन है DU गवर्निंग वेसल 24 है, बिल्कुल टॉप पर गवर्निंग वेसल 20 है, करेक्ट। तो इसमें लगाने में आपको कहाँ मुसीबत हो गई, आइए देखते हैं। ये आ गया पिक्चर, सेंटर लाइन है, चेहरा आपने इमेजिन कर लिया। जो यहाँ सोलन पार्ट होता है थंब में बीचों बीच में, वो होता है हमारी नोज। तो नोज के बिल्कुल टिप पर हमने बना दिया क्या? गवर्निंग वेसल 25 नंबर पॉइंट। इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, जरा सा भी कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होती है। ये देखिए ये आपका गवर्निंग वेसल 25 हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और लोअर लिप पर CV24 है तो उसके रेशियो में नीचे CV24 बना लिया। आपको थोड़ा सा ड्राइंग ये ब्रेन में आनी चाहिए, ये नहीं हम बोल रहे बड़ी अच्छी आपकी हैंड राइटिंग हो, ड्राइंग हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन रेशियो का तो अंदाजा होना चाहिए ना। और रेशियो तो आप खाना बनाते हैं उसमें भी चलता है, चाय बनाएंगे उसमें भी चलेगा, हर एक चीज में तो रेशियो चलता है ना। अगर रेशियो बिगड़ गया तो आपकी सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो यहाँ क्या रेशियो ध्यान रखना होता है। सबसे ऊपर 20 नंबर, फिर थोड़ा सा नीचे आ गए 1 2 3 4 गवर्निंग वेसल का 21 22 23 24 आ गया। टिप पे मैंने 25 बता दिया, थोड़ा और नीचे आ जाइए 26 मिल जाएगा। यहाँ पर 27 भी दिया हुआ है जो हमारे गम्स में अंदर मिलता है। तो जहाँ 26 है वहीं पर अगर आप छोटे छोटे 2 मैग्नेट्स लगा देते हैं तो वो 26 और 27 दोनों को कवर कर लेता है। ऐसे ही आप साइड का देखेंगे तो साइड का भी बिल्कुल आसानी से लगा पाएंगे। हमारी आईज के बिल्कुल ऊपर आईब्रोज के कॉर्नर पर यूरिनरी ब्लैडर का होता है 1 नंबर, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको अपने चेहरे का मैप के हिसाब से पता होना चाहिए। ये क्या है? गवर्निंग वेसल 25। ये क्या है आपका? UB1। ये क्या है? TW23। ये क्या है? गॉल ब्लैडर 1। ये क्या है? स्टमक 1। यहाँ क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का 20। ये क्या है? 26। अंदर 27, 25, 24 CV का।
गवर्निंग वेसल 24.5, 24, फिर ऐसे ऊपर निकल जाइए। ये आपका आ गया UB1, फिर यहाँ 2, 3 ऐसे चले जाइए। ये आपका गॉल ब्लैडर 14। तो ये लोकेशन क्लियर हो गई आपकी। ये क्या है, कान के पास में अगर आप देखें तो यहाँ 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 3 पॉइंट होते हैं, गॉल ब्लैडर 2, SI19, TW21। अब कान कहाँ पर है, एकदम सीधे में आ जाइए तो यहाँ पर, यानी इससे सीध में अगर आप जाओगे तो इसका सेंटर मिलेगा। आपने इसको बना लिया, इसके ठीक सामने गए तो SI का 19 मिल गया। कहाँ, पूरा साइड में, पीछे नहीं जाना, आगे नहीं आना, साइड में। और अब उसी से थोड़ा सा नीचे क्या लगाओगे आप, गॉल ब्लैडर 2, और ऊपर 21, और ये आपका 23 है तो बीच में 22 आ जाएगा। ऐसे ही आपको देखना होगा एक एक पॉइंट, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जितना माइन्यूटली ऑब्जर्व करके लगाएंगे उतने सही पॉइंट आपके बैठेंगे। तो देखिए मैंने बोला था ना, गवर्निंग वेसल 25 के बगल में क्या है, SI19 आ गया। क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग बोलते हो इसी में हमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती। फिर आप देखिए उसके थोड़ा सा नीचे गॉल ब्लैडर 2 लगा दीजिए, थोड़ा सा और ऊपर जाइए SI19 का तो गॉल ब्लैडर 21, ये देखिए 21, थोड़ा ऊपर 22, और आंखों के पास आ गए 23। आइस का करस्पॉन्डेंस बनाया, UB का 1 हो गया, 2, 3, 4 ऐसे लगा दीजिए। छोटा बच्चा है तो अगर 4, 5, 6 ये सारे लगाने तो छोटे छोटे मैग्नेट 2-3 लगा दिए। बड़े हैं आप, अच्छा अंगूठे में जब लगाइए ना पॉइंट तो आप छोटे वाले ही लगाइए, जो एकदम छोटे साइज के होते हैं, तो वो ज्यादा सटीक बैठता है। आपने बड़ा लगा दिया, मान लीजिए आपको गॉल ब्लैडर 6, 7, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, आपने 3 मैग्नेट लगाए तो पूरा बड़ा 22, 21 तक कवर कर देता है। तो यहाँ आपको छोटे पॉइंट जो आते हैं वो यूज कर सकते हैं, तो वो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर फिट हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपको थंब के सामने वाले पॉइंट लगाने में कोई भी परेशानी महसूस होगी। थोड़ा सा मेहनत तो हर चीज में करनी पड़ती है, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो धीरे धीरे आने लगेगा। अभी तो आपका रेशियो हो सकता है पेन से डॉट बना के ये सारा करके करना पड़े। एक वो पोजीशन आएगी कि आप आंख से देख करके पॉइंट लगा दोगे, जैसे आपके बहुत सारे सीनियर्स लगाते भी होंगे, देखा होगा कि उन्हें न चार्ट की जरूरत पड़ती है, न किताब खोलनी, न कुछ करना है, उन्हें पूरा याद हो गया। तो ये हुआ हमारा थंब के सामने का। अब एक हथेली का देख लेते हैं। इसके लिए हमें लैंडमार्क चाहिए, तो इस लैंडमार्क में क्या देखना है आपको, थोड़ा और छोटा कर देती हूँ इसको ताकि पूरी हथेली एक जगह पे दिख जाए। आ गई। नंबर 1 पॉइंट कहाँ है, मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बीच में, और जहां ये आपकी हथेली का एंड है थोड़ा सा वहां पर गड्ढा होता है, वहां पर आ गया 14 नंबर। ये देखिए 14, मैंने इसको लगा के रखा है दिखाने के लिए कि यहाँ पर ये 14 नंबर हो गया। इसका हाफ करना है आपको, जहां पर भी आपको ये हल्का से डिप्रेशन मिल जाएगा। अब आपने 1 और 14 कर लिया, तो 14 का हाफ तो आपको इतना तो पता ही होगा, 14 का हाफ कितना होगा, 7 होगा। तो देखिए 7 कहाँ आएगा, ये थोड़ा सा आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। ये देखिए ये पूरा 14 का हाफ कितना आ गया, 7। फिर 7 से थोड़ा सा ऊपर नीचे कैसे कैसे आना है वो आप आराम से कर लोगे। लाइन पर बहुत भरोसा मत करिए, किसी किसी के ये जो लाइन है ये होती ही नहीं, या ये जो आपकी लाइफ लाइन है वो ऐसे कर्व ना हो करके पहले ही ब्रेक हो जाती है, या पूरा नीचे तक भी आती है, कभी इसमें 2 बन जाती हैं। तो आप इस लाइन को लैंडमार्क बहुत ज्यादा मत मानिए। अच्छा यहाँ पर इतनी लंबी दूरी है तो थोड़े लैंडमार्क और सीख लेते हैं। पहला लैंडमार्क है आपका CV12 कैसे लगाएं, अक्सर मिस्टेक होती है। तो CV12 के लिए आप देखेंगे यहाँ पर बीच में
डिप्रेशन है, गड्ढा है, और यहाँ फूला हुआ पोर्शन है। तो जहां ये फूला हुआ है उसी के कॉर्नर पर इस तरीके से आप लगाते हैं। देखिए ये फूला हुआ है और जहां एंड हुआ वो 12 आता है। या ऐसे भी ना लगाना चाहें तो एक और ट्रिक है, आपका ये अंगूठा है, इसी से आप मेजरमेंट कर लीजिए। कैसे, वो मैं बताती हूँ। ये है आपका रिस्ट, यहाँ पर आप अपना थंब रख दीजिए, ब्रॉड एरिया, चौड़ा वाला। देखिए ये पतला है, ये चौड़ा है, तो ऐसा रखिए कि चौड़ा वाला भाग आपका सेंटर प्लेस पर आए। तो हमने ये अपना चौड़ा वाला हिस्सा लाइन के पास से रख दिया। अब जहां पर ये लाइन आ रही है यहीं पर आपका CV12 आएगा, चाहे तो आप देख लीजिए। और एक तरीका और हो सकता है, जहां आपकी थर्ड रिंग फिंगर आ रही है वहीं पर तो है ना, देखिए जहां मैंने उंगली रखी है यहीं पर मेरी ये भी टच हो रही, तो CV12 ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन मान लो आपके पेशेंट को आर्थराइटिस है, उसकी उंगलियां सीधी नहीं होती हैं, तो उसकी टेढ़ी मेढ़ी हो सकता है, ये चली जाए, हो सकता है यहाँ आ जाए या कहीं और आ जाए, तो आप वहां तो नहीं लगाओगे। तो ये जो लैंडमार्क है अंगूठे वाला, ये सबसे अच्छा होगा कि आप इससे मेजर कर लें, वहीं पर आ जाएगा। अब 14 और 12 आपको पता चल गया, तो जब 14 और 12 पता चल गया तो 13 तो आप लगा ही लोगे। उधर आपको 7 पता चल गया तो 7 के नीचे भी आप लगा लोगे। 1 नंबर तो लगा ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ऊपर भी आपका आराम से हो जाएगा। तो 2-3 लैंडमार्क हमें बहुत जरूरी होते हैं बीच बीच के लिए। तो हमने क्या सीखा, हमने सीख लिया थंब के पॉइंट कैसे लगाएं, और मुझे लगता है कि इसमें अब कोई दिक्कत फ्रंट वाले में नहीं होनी चाहिए। अभी बैक में मैं गई नहीं। दूसरा मैंने आपको बताया आपके जो पाम साइड के पॉइंट्स हैं इनके लिए, अगर आपने CV की लाइन को अच्छे से सीख लिया तो आप इसके बगल में जो किडनी का है, स्प्लीन का है, स्टमक का है, उसको भी लगा लेंगे। आपने CV8 सीख लिया तो इसके बगल में जो आपका स्टमक 25 है वो भी लगा लेंगे। अगर आपने CV8 में हाइलाइटर यूज कर लेती हूँ, हाँ अब मैं इसको देखती हूँ कि ये मैंने सपोज इसको ले लिया, आपको अपना टीचर थोड़ा बदलना पड़ेगा। अगली बार से ट्रेनर कोई और मैं लेके आऊंगी जो कम से कम जो ऐप चला रहा है उसको तो जानकारी हो जाए। उसी में अटका रहता है हमारा, तो समझ ही नहीं आता क्या करूं मैं। चलिए, लेकिन सीखूंगी तो जरूर, सीखना तो जरूरी मेरे ख्याल से। चलिए कोशिश करती हूँ। हाँ देखो, गलती से ही कुछ तो आ गया, पहली बार टच कर दिया, गलत हो गया, कहाँ टच किया वो भी मालूम नहीं। तो अगर आपने ये CV8 लगा लिया तो CV8 के बगल में देखिए जो ये साइड से लाइन आ रही, यहाँ किडनी का 16 नंबर भी लग गया, और इसके बगल में स्टमक 25 भी लग गया, स्प्लीन का 15 भी लग गया। और आपको क्या चाहिए, ये काम हो गया आपका। तो सामने वाला आप अच्छे से पूरे पॉइंट लगा पाओगे। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब ये वाला जो हिस्सा है जहां पर हमारा थंब का नीचे वाला ये जो काफी फ्लशी एरिया होता है, मोटा एरिया होता है, वहां पर चलते हैं। यानी CV14 से लेकर के CV22 के बीच के हिस्से में
क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ट्रिकी पॉइंट्स हैं जो हमारे बहुत बड़े यूज में आते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, CV14 से और 22 तक एक लाइन खींच लीजिए। ये मैं खींचती हूँ और ये रहा कलर, ऐसे लेते हैं शायद, हाँ खींच तो गया भाई। ये हो गया थंब का, और ये 14 है ही है आपका बेस ऑफ द रिस्ट। अब हम इसको यहाँ से हाफ कर लेंगे और फिर यहाँ से हाफ कर लेंगे, थोड़ा ऊपर हो गया, ये हमने हाफ कर लिया। अब हाफ से थोड़ा सा नीचे 17 नंबर आ रहा है, 14 आपको ऑलरेडी पता है, तो 15 नंबर आप उससे थोड़ा ऊपर ले लोगे, तो 15, फिर 16, फिर 17। 17 मैंने कहा हाफ से थोड़ा नीचे, तो 17 और ये 14 तो इक्वल डिस्टेंस पे बांट लीजिए। थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन 17 के ऊपर का डिस्टेंस और नीचे का डिफरेंट होता है। अब हाफ के बाद ऊपर देखिए, थोड़ा सा ऊपर गए तो 18 मिल गया, और 18 और 22 के बीच में इक्वल डिस्टेंस कर लीजिए, बराबर बांट लीजिए, तो आप 18, 19, 20, 21 आराम से लगा सकते हैं। और अब इस लाइन को मैं रब नहीं करने जा रही, यहीं से कुछ और सीखने वाली हूँ। क्या सीखना है? जो बहुत मुसीबत पैदा करता है, वो पॉइंट है लीवर का 13 नंबर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ी सी मोटी पेंसिल लेती हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर दिखे। ये इंडेक्स फिंगर का हमने किया हाफ, ये आ गया हमारा, थोड़ा साइड हो गया, ये हमने हाफ कर लिया। कहाँ तक किया? यहाँ तक करेंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। और ये थंब की बॉर्डर लाइन आप देख रहे हो, तो इस थंब लाइन को यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच दो, इस तरीके से और इस तरीके से। तो जहां पर ये दोनों कट हो रहे हैं ना, यही जंक्शन पर आपको लीवर का 13 नंबर मिलता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे किसी किसी में हो सकता है कि हो जाए, वो आप चेक कर लेना। आपको अगर लीवर 13 की जरूरत है तो वहां पेनफुल कंडीशन मिलेगी। ये हुआ 13। 14 के लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर का हाफ से यहाँ एक लाइन दिख रही हमें, इसी लाइन को हम फॉलो कर लेते, जो ग्रीन कलर की दिख रही, और थोड़ा सा दूर तक खींच लेंगे 17 से नीचे। यानी कि देखती हूँ डॉट कैसे बनाते हैं लोग इसमें। ये रहा, शायद ये रहा। मान लो ये आपने बनाया 17 नंबर पॉइंट, तो आपको 14 कहाँ बनाना है, थोड़ा ऐसे साइड में, समझ गए? मान लो कि आपका ये, मान लो नहीं है ही है, ये आपका 17 है, तो लिवर 14 कहाँ है, उसके साइड में। थोड़ा बनाने में हिल रहा है, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो थोड़ा सा हल्का सा तिरछा आता है, समझ रहे? अगर ये आपका 17 है, मैं एरो से दिखाऊं शायद, यस, अगर ये 17 है तो हमारा ये तिरछे पर आएगा, सीधा नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा लिवर का 14 नंबर। और इसी का इंडेक्स फिंगर का जो हाफ किया है, और एक बार हाफ कर लेते, छोटा सा हाफ पतला वाला लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आने लगा है ना, तो मैं ले सकती हूँ, सॉरी, ये लेती हूँ। इसको यहाँ से हाफ करके और एक ले लेते हैं हम, ताकि अलग दिखे। तो जहां अब की बार ये कट रहा है, वो गॉल ब्लैडर का कौन सा पॉइंट आएगा? अब इसको हटाऊं तो आप देख पाओगे,
सॉरी, दिमाग में कुछ और चल रहा था। ये मैं बता रही थी, लीवर 14 के जस्ट ऊपर आपका गॉल ब्लैडर 24 आएगा। जैसे अभी मैंने ये कट करके दिखाया था, फिर से दिखाती हूँ। ये लाइन लिया, ये आपने देखा था कि 14 है, तो यही इसके ऊपर गॉल ब्लैडर का 24 भी है, और 25 आता है बिल्कुल इसी कॉर्नर पर। समझ गए आप? इसको लगाने में मुश्किल होती है, इसलिए आपको बता दिया। एक पॉइंट और है जो थोड़ा मुश्किल करता है, और वो पॉइंट है स्प्लीन का 21 नंबर जो साइड में आता है। उसके लिए कुछ मत करिए, लीवर 13 को बेस मानिए, और 13 को बेस मान के उसके ऊपर थोड़ा सा चले आइए, तो वहां पर आपको स्प्लीन का 21 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीख लिया आज? हमने सीखा थंब के पॉइंट कैसे लोकेट करें, यहाँ के पॉइंट कैसे लोकेट करें, यहाँ के पॉइंट कैसे लोकेट करें। यहाँ के तो आसान है, थोड़ा सा लैंडमार्क बता दिए मैंने, उसके आधार पे आप कर लोगे। अब हम आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में भी पॉइंट लगाना बहुत ही आसान है। अच्छा, मैं हर बात को आसान क्यों कहती हूँ पता है? इसके पीछे भी एक कहानी है। अगर किसी चीज को इजी बनाना हो, समझाना हो किसी को, तो आप उसको बोल सकते हैं कि ये बहुत आसान है। तो वो अगर कोई स्टूडेंट है आपका, कोई नया है, उसे कुछ भी नहीं पता, और आप उसको कहिए, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि देखो अभी जो हम बताने जा रहे हैं ना तुमको, बहुत कठिन है, ये तुम्हारे वश की बात नहीं, तुम ना सीख पाओगे। और अब उसके बाद आप उसको बताना शुरू कर दीजिए, वो जीवन में नहीं सीख पाएगा। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। और हम में से कुछ लोग अपने ज्ञान के प्रदर्शन के लिए ये ट्रिक आजमाते हैं। मैंने देखा है कि भाई ये सबके वश की बात नहीं, ये नहीं सीख पाओगे। मेरा कहना है कि अगर आप सीख सकते हो तो मैं क्यों नहीं सीख सकती? आप में मुझ में क्या फर्क है? आईक्यू का फर्क है। तो हो सकता है कि किसी का आईक्यू किसी के आईक्यू से ज्यादा भी हो। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है कि हमको नहीं आया किसी को नहीं आएगा, या हमें आ रहा है तो नहीं है, नहीं। तो इस और आप देख लो, थंब के पॉइंट आपको इतने कठिन लगते थे, मैं सोचती थी लोग इतने परेशान क्यों रहते हैं कि हम तो न लगा पाएंगे, हम ये न कर पाएंगे। लैंडमार्क बना लो भाई। आपको CV 14 बता दिया, आपको 1 बता दिया, आपको 7 बता दिया, आपको 12 बता दिया। अब अगर आप सोचो कि मैं बताऊं कि CV 3 कहाँ आएगा, अच्छा CV 5 तो आपने बताया नहीं, अच्छा CV 9 बता दो, आप CV 10 बता दो, नहीं। आप खुद थोड़ा सा मेहनत करना सीखिए। अब आपको चाहिए कि हमें जी स्टमक वाली के पूरी लाइन खींच के एक एक पॉइंट बताओ, नहीं। आपको लैंडमार्क पता चल गया किसके बगल में कौन है, लगा लो। तो ऐसे ही बैक वाले पॉइंट तो और ही आसान होते हैं। फ्रंट वाले तो फिर भी आपको थोड़ा लगा बहुत भारी है, भारी है, कैसे करें, ये तो और ही आसान है। इसके जैसा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब इसको सीखने के लिए थोड़ा इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आने लगे। तो ये किया हमने जूम, और ये ले लिया। आपको मैं ले चलती हूँ थंब की तरफ। ये है बैक साइड ऑफ थंब। अब यहाँ जीवी की मेरिडियन है, गवर्निंग वेसल की, सिंपल है, सीधी है, कोई इसमें ट्रिक नहीं है, आसान है। सेकेंड वाले ज्वाइंट पर 14 नंबर आता है, ऊपर नेल के पास जो ज्वाइंट है वहां 16 आता है, 16 से थोड़ा सा नीचे 15 आएगा, सबसे ऊपर 20 नंबर है, और नेल बॉर्डर पर आपका जो पॉइंट है वो 19 नंबर है, 19 नंबर। बाकी आप 17 और 18 दोनों इक्वल डिस्टेंस पर बांट लीजिए, काम खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें। अब इसके ठीक बगल में, यानी कि ये है आपका
ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये हुआ हमारा गवर्निंग वेसल की लाइन, बिल्कुल सीधे में। अब हमें नेल बॉर्डर को देखना है और फिर हमें बिल्कुल थंब का हाफ नहीं करना, हमने इस नेल का हाफ करना था। ये रहा नेल आपका, समझ रहे हैं आप? तो सेंटर से तो ठीक है, बाकी थंब के नेल का हमने हाफ कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमको यहाँ यूबी के पॉइंट मिलने वाले। कौन कौन से पॉइंट है? तो हटाऊंगी तो दिखेगा। अब जहां पर गवर्निंग वेसल 16 है उसके थोड़ा सा ऊपर 9 देख रहे हैं आप, थोड़ा सा ऊपर, इसके नीचे तो 10 है। जहां 15 नंबर है, 15 गवर्निंग वेसल 15, उसके ठीक बगल में आता है यूबी का 10 नंबर, करेक्ट? तो इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। और अगर आप ऊपर बढ़ोगे तो यूबी 9 है, फिर 8 है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। इसके ठीक बगल में अब जरा सा देखिएगा, मैं दिखाऊंगी अभी आपको गॉल ब्लैडर का। तो गॉल ब्लैडर कहाँ से ढूंढेंगे? नेल के साइड से ये लाइन लेकर आइए, ऐसे घुमाते हुए। सॉरी मेरा जिगजैग बन रहा है, आपको स्ट्रेट ही इसको कर्व करके लेना है। मुझे लगा शायद मुझसे कर्व बन जाएगा, तो ये यूबी की लाइन मैं स्ट्रेट ही कर लेती हूँ। ये तो यूबी की लाइन हो गई थी। इसके ही इतनी ही दूरी पर, जितना आपने जीवी से यूबी लिया उतनी ही बगल की दूरी में गॉल ब्लैडर ले लीजिए, लेकिन इसको साइड से मूव करा दीजिए ऐसे, ठीक है? मेरी स्ट्रेट जा रही लाइन, मुझे नहीं पता कर्व कैसे करते हैं, तो आप समझ लेना कि इसको आपको हल्का सा कर्व कर देना है। कर्व कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ गॉल ब्लैडर के पॉइंट मिल जाएंगे और इसकी 3 लाइन यहाँ साइड में ही छोटी छोटी खिंचती है, पॉइंट इसमें लिखे हैं, आप आराम से ध्यान से देख सकते हो। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। और इसी तरीके से दूर दूर वाले पॉइंट बहुत आसान, TW17 बिल्कुल ज्वाइन पर ही है। फिर आपका SI17 की लोकेशन देख लीजिए, यहीं पर मिल जाएगी। तो ये पॉइंट ज्यादा नहीं है इसमें, इसलिए आसान है और आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। इसके बाद आप आइए, इसको हटा देती हूँ। ये है गवर्निंग वेसल 14 और बेस ऑफ द थंब है 17। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। यहाँ है जीवी का लाइन, ये है 9 नंबर और ये है आपका 14। लोकेशन वाइज अगर देखेंगे तो आपका जो 9 नंबर है, 9, 10 और 11 तो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर है। फिर एक डॉट, फिर आप क्या करिएगा, जैसे मैं एक डॉट लेती हूँ, कोशिश करती हूँ समझाने की। ये हुआ हमारा 9 नंबर, ये हुआ हमारा 9 नंबर, ये हुआ हमारा 14 नंबर, सॉरी ये हुआ 14 नंबर। अब आपको कितनी लाइन खींचनी है? 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 तक जाना है। बराबर बराबर पूरा बांट लेते हैं। पहले ये देखिए, एक लिया, फिर ये 2 लिया, सॉरी छोटा हो गया, ये बना लिया, ये बना लिया, ये हो गया, फिर ये हो गया और ये हो गया। थोड़ा इसके डिजाइन पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने पहले एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये हुआ 9 और ये 14, इसके बीच में आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन डॉट बना लीजिए। अब आप सोच रहे हैं 6 डॉट क्यों, यहाँ तो पॉइंट तो कम ही है ना? हाँ है, लेकिन मेजरमेंट के लिए करना पड़ेगा। अब पहले डॉट पर तो आपका 10 आ गया, दूसरे पर 11 आ गया, ये तो सही था। लेकिन जो 12 है आपका, उसके बीच में एक गैप छोड़ना पड़ेगा। तो वो गैप कैसे छोड़ पाओगे? अगर आप डॉट पहले से इमेजिन करे रहेंगे तो उस हिसाब से डॉट छूट जाएगा। नहीं तो इसमें लोग बहुत मिस्टेक करते हैं,
लोग लाइन से इमेजिन कर लेते हैं, उन्हें 17 उसका याद नहीं, तो पूरा ऊपर से नीचे तक लगा करके और पॉइंट लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो आपको पूरा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जहां पॉइंट नहीं आ रहा छोड़ दीजिए। आपको आइडिया लग गया कि गवर्निंग वेसल 10 और 11 के बीच में इतना हमें गैप छोड़ना है, और 11 और 12 और 13 के बीच में भी गैप छोड़ना है, बाकी में नहीं छोड़ना। अब अगर आपने इसको देख लिया तो बगल की यूवी की लाइन आसानी से लग जाएगी। कैसे दिखाती हूँ आपको। इसके लिए एक डिफरेंट कलर लेती हूँ, और ये लिया मैंने ग्रीन कलर ले लेते। तो ये हमने लाइन खींच दी। कितनी दूर से खींचनी है वो मैंने ऊपर बताया है, मैं ऊपर से खींच देती हूँ ताकि आपको आसान रहे। थंब का जो नेल है उसका हाफ है, ये इस तरीके से आ गया ना पूरा, कोई कमी नहीं है। अब इसमें अगर आप डॉट बनाओगे तो आप देखते जाइए कि किस गवर्निंग वेसल पॉइंट के सामने कौन से यूवी का पॉइंट है। 11 के पास क्या है, 12 के पास क्या है, किसके पास क्या है, वो अपना देखते चले जाइए और बगल में लगाते चले जाइए। ये पॉइंट लगा लिया तो एक पॉइंट बगल में यूवी का दूसरी वाली लाइन दी है, ये छोटी ही है। तो आप देख लीजिए कि ये कहाँ से शुरू हो रही, गवर्निंग वेसल 12 और 13 के बीच में थोड़ा नीचे जाके गवर्निंग यूवी का 36 नंबर आएगा। आप इस हिसाब से प्रॉपर बराबर बराबर दूरी पर लोकेट करते चले जाइए। इट इज सो सिंपल टू लोकेट एंड अप्लाई, बहुत आसान है। ये हो गया। अब मैं इसको हटा देती हूँ। अब यहीं से मैं आपको साइड में टर्न कर देती हूँ। ये मेरिडियन है आपके गवर्निंग वेसल की। कलर थोड़ा चेंज करती हूँ। ये है आपकी गवर्निंग वेसल की मेरिडियन, 1 से लेकर के 9 तक। 1 कहाँ पर है, 1 है इसका यहाँ, और 9 है इसका यहाँ। आप बोलेंगे कि 9 तो आप बता चुकी हैं, तो उसी को 2 पार्ट में किया है ना, तो थोड़ा पार्ट यहाँ थोड़ा पार्ट वहां मिलेगा। अब आपका सवाल है लगाएंगे कहाँ। तो गवर्निंग वेसल 9 इसको लगाते हैं हम बैक साइड ऑफ हैंड पर, और जो यूवी का पॉइंट है यहाँ यूवी 17 भी दो दो जगह मिलेगा। आप बोलेंगे 2 जगह कैसे, तो भाई किसी चीज को हाफ करोगे तो थोड़ा पार्ट इधर थोड़ा इधर तो आएगा ना। 17 को मैंने देखा कि आप थंब के पीछे 17 लगाते हैं तो इफेक्टिव, हमने नहीं देखा, जो सर ने हमें सिखाया है कि 17 कहाँ लगाओगी, 17 थंब के पीछे लगाओगी। गवर्निंग वेसल 9 कहाँ लगाओगी, गवर्निंग वेसल 9 तुम बैक ऑफ द हैंड लगाओ। तो जो हमने सीखा है मैंने पहले ही एक्सेप्ट किया, मुझे एक्सेप्ट करने में कोई संकोच नहीं होता और कोई खराब नहीं लगता कि मैंने जो भी एक एक पॉइंट जो भी बता रही हूँ, मेरा 0.1% भी नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। आई एम नथिंग। मैं पहले भी कहती थी, अभी भी कह रही हूँ, आगे भी कहती रहूंगी, मेरा कुछ भी नहीं है। जो सीखा है उन्हीं के हाथों से सीखा है। कभी कभी मैं भावुक हो जाती हूँ, समझ में नहीं आता मुझे कौन सिखाएगा। फिर मुझे लगा कि क्यों, नर्सरी की क्लास में कब तक पढ़ोगी, पढ़ लिया ना, चलो ठीक है, सिखा तो दिया, अब कितना सफिशिएंट हो गया, चलो ठीक है। हर चीज पूरे जीवन भर थोड़ी मिलती है, जितना मिलना था मिल गया, चलो ठीक है, उसी को आगे कैरी ऑन कर देना, हो जाएगा। तो ये सारी चीजें उन्होंने सिखाई। और मैं पहले अपने आप को जब छोटी थी बड़ा एक्सपर्ट समझती थी अपने आप को एक्यूप्रेशर में, कि हमें जितना आता है पॉइंट लोकेशन उतना सर को भी नहीं आता। लिटरली मैं बोल रही हूँ, मेरे मन की बात बोल रही हूँ। मैं सोचती थी कि हम सब तो पॉइंट लगाते हैं, तो हमें जितना अच्छा पॉइंट लगाना आता है सर को कहाँ आता होगा।
सर तो किताबें लिखते हैं, पॉइंट लिखते हैं, तो इनको पॉइंट लोकेशन कहाँ से पता होगी। लेकिन मन ने कहा चलो एक बार पूछती हूँ। तो मैंने सर से पूछा कि सर ये पॉइंट कहाँ आएगा। तो वो मुस्कुराए और धीरे से प्रोब उठाया और कहा ये पॉइंट यहाँ आएगा। तो मैंने सोचा एक दो और परीक्षा ले लेती हूँ, अच्छा ये पॉइंट तो इजी है, कोई हो सकता नहीं भी आता हो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो वाली हरकतें थी। तो मैंने उनसे पीछे यूवी के पॉइंट पूछ लिए और सर शायद समझते समझते ही रहे होंगे मेरे ख्याल से। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें कंफ्यूजन है ना, आज मैं तुमको सही सही पूरा सिखा देता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। चार्ट और हाथ की लंबाई में फर्क है, हो सकता है इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन हुआ हो। मुझे तो अंदर से पता था कि मुझे कंफ्यूजन नहीं है, मैं तो परीक्षा ले रही हूँ आपकी। लेकिन उन्होंने इतना, और कोई होता तो शायद कुछ और मीनिंग निकालता, जो भी होता, लेकिन जो मेरे मन में होता था मैं बोलती थी कि मैं, मुझे तो देखना था कि आपको भी आता है क्या पॉइंट। क्योंकि लगाते देखा नहीं था सर को, कभी भी लगाते नहीं देखा था। पॉइंट भी अगर लगाया होगा उन्होंने तो अपना घर से लगा लिया, कभी देखा ही नहीं, दो चार पॉइंट कभी कभार। अदरवाइज तो वो हेल्दी ही थे, कुछ था ही नहीं तो क्या लगाते। अब उन्होंने सिखाना शुरू किया, बोला तुम गवर्निंग वेसल 1 से और ये 9 कैसे ढूंढोगी, सिखाता हूँ। देखो गवर्निंग वेसल 1 के लिए सीधे उंगली से नहीं, इसको मोड़ो। तो जो उन्होंने सिखाया तो मैं आपको जरा सा दूसरे पिक्चर पे लेके जाती हूँ, शायद सिखा पाऊं। शायद इसी में था आगे, तो मैं देखती हूँ। जिसमें हमने अलग अलग लोकेशन आपको सिखाया था, हाँ शायद ये है, बिल्कुल सही है। तो ये लोकेशन सारी देखिए, इसको भी मैंने सिखाया, जिसको आप देखिएगा कि किस तरीके से आपको यूबी की लोकेशन के लिए हल्का सा आपको थंब को बेंड करना है। स्ट्रेट करेंगे पॉइंट लोकेशन गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ये था, और इसको मैंने आपको सिखाया था कि देखिए टेढ़ा क्यों है, क्योंकि हथेली टेढ़ी है, तो इसको आपको एक्चुअली सीधा ही बनाना है, टेढ़ा मत करिएगा। तो मैंने सिखाने के लिए आपको बता दिया था कि जब भी बनाइए तो कुछ गलत आ गया शायद, कि ऐसे ही बनाइएगा, बिल्कुल ऐसे सीधा वाला। लेकिन देखिए आपको तिरछा ही मिलेगा हाफ करेंगे तो, क्योंकि हथेली ही तिरछी मैंने रखी जानबूझ के सिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा पहली उंगली आपकी GV1 पर होनी चाहिए। अब GV1 अगर आपने सही लगा लिया तो सारे पॉइंट आप सही लगा पाओगे। तो मैंने कहा तो कैसे लोकेट करें, तो कहा बेंड करो। पहले आपको ये करना है GV1 के लिए। बोला GV1 कहाँ है, टेल बोन पर है, तो खड़े होने पर टेल बोन मिलेगी। तो मुझे समझ में आया कि इन्होंने कितना डीपली ऑब्जर्व किया है चीजों को। हम सब जो बहुत साधारण सी चीज समझते हैं कि पॉइंट, अरे ये तो हम जानते, नहीं जानते। इतना डीपली उन्होंने स्टडी किया था एक एक पॉइंट, कि खड़े होने पर तो GV1 नहीं मिलता है, टेल बोन का एंड तो खड़े होने पर नहीं मिलता, बैठने पर इजिली अवेलेबल है। तो उंगली को भी बेंड करो ना। तो उंगली को जब आप बेंड कर लेंगे पूरी, तो ये हिप बोन हो गई, ये हिप का एरिया है, और यहीं पर आपकी टेल बोन आती है, बोली यहाँ पर है। अब आप इसको सीधा, आप बोलेंगे कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया, तो मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। अगर इसको हमने सीधा किया तो यहीं आएगा, आप करके अपने हाथ में देख लेना। जब मोड़ते हो तो वो चीज नीचे चली जाती है, जब शिफ्ट सीधा कर दिया तो थोड़ा ऊपर आ गया। तो वहां तो हो गया GV1, और रिस्ट के हाफ में हो गया GV9। तो 1 और 9 तो आपको समझ में आ गया। अब हमें सीखना है कि 4 नंबर कहाँ है। थोड़ा से बीच में एक आध लैंडमार्क और मिल जाए तो हमें सहारा मिल जाएगा। तो ये मैंने कहा कि ये 1 है, तो यहाँ हमने स्मॉल फिंगर लगा दी, ठीक।
और बाकी हमने ये अपनी 4 फिंगर ऐसे कर ली, बिल्कुल सटा ली। एकदम इजी वे में नहीं करना, थोड़ा सा टाइट कर लेना है ऐसे। अब हमने इसको 1 को 1 वाली प्लेस पर रख दिया ऐसे। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना है, स्ट्रेट करेंगे तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल मोड़ेंगे गलत हो जाएगा। हाफ बेंड करिए। पहला पॉइंट GB1 आपको सिखा दिया, और ऐसे करके 4 नंबर इंडेक्स फिंगर जहां पर आ रहा है वहां आप देखोगे तो 4 नंबर आएगा। फिर वहीं से आप दूसरी स्मॉल फिंगर रखिए दूसरी बार, और फिर देखिए तो इंडेक्स फिंगर पर आपके 8 नंबर आ रहा है और बिल्कुल टॉप पर 9 आ गया। क्या वंडरफुल मेजरमेंट है, और ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप इसको अपने से मेजर करके देख लीजिए, ना हो तो बताइए। अब एक इसको वेरीफाई करने का और तरीका उन्होंने सिखा दिया कि देखो ये 1 है, अब 4 तुमने सीख लिया कि 4 फिंगर के बाद में 4 आता है। अब इसको एक दूसरे तरीका भी देखना चाहो तो जो गवर्निंग वेसल 14 है उसी की सीधी में, उसी के स्ट्रेट लाइन में 4 आता है। अब आपको ये पता चल गया। अगर इतना पता चल गया तो सारी प्रॉब्लम हो गई आपकी सॉल्व। कैसे सॉल्व हो गई भाई, आइए देखते हैं दूसरे अपने किसी स्क्रीन शेयर में जिसमें बॉल पॉइंट हो। शायद इसी में मिल जाएगा हमें बॉल पॉइंट। हाँ जी, तो अब ये हमें मिल चुका है। 4 नंबर मैंने आपको बता दिया, 1 बता दिया। 1 और 4 के बीच में बराबर डिस्टेंस नहीं है। 2 तो पास में है लेकिन 4 दूर है, 3 दूर है। तो आपको बराबर बराबर डिस्टेंस पे डॉट रखनी है, जैसे हमने आपको सिखाया है गवर्निंग वेसल वाले में। तो यहाँ देखिए ये 4 है, 1 डॉट, 2 डॉट, 3, 4, 5, 6 लगा लीजिए और उसी के हिसाब से मेजर कर लीजिए। ऐसे ही आपको 4 के ऊपर भी आ जाना है, आप आसानी से कर लोगे। चार्ट को गौर से देखना, इसमें डॉट बने हैं, पॉइंट नहीं लिखा है, ताकि आपको समझ में आ जाए। और अब एक और मेरिडियन पर चलते हैं। ये मेरिडियन है हमारी यूबी की। अब हमें लगाना है यूबी के पॉइंट। तो मिडिल फिंगर का हाफ करिए जहां पर गॉल ब्लैडर वाली लाइन दिख रही, ये है आपके गॉल ब्लैडर की लाइन, बिल्कुल मिडिल फिंगर के मिडिल से। अब हमें इसके थोड़ा सा साइड यानी मिडिल, आप हमारी बात को समझ, बोर तो नहीं हो रहे हो ना, यहां से हाफ कर दीजिए तो ये यूबी की लाइन बन जाएगी। करेक्ट। अब आपको इसको मिटा देना है। अब GB4 के बगल में कौन, 5 के बगल में कौन है, कौन कहाँ है, आराम से आप लगा पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। 0.1% का भी कोई एरर नहीं आएगा। और अगर यूबी की दूसरी वाली लाइन लगानी हो तो उसको मिडिल फिंगर का ये हाफ, हमने गॉल ब्लैडर वाला आपको सिखाई दिया। जितनी हाफ इसने यहाँ किया था ना आपने, सॉरी, एक हाफ आपने यहाँ किया था ना, दूसरा इस तरफ से कर लीजिए हाफ, सेम डिस्टेंस पे आ गया ना। तो बिल्कुल बीच में नहीं जाना, इधर नहीं उधर नहीं, हाफ कर लीजिए। मिडिल फिंगर के हाफ में गॉल ब्लैडर, मिडिल फिंगर के फिर एक हाफ करिए, उसमें एक यूबी की लाइन, दूसरी वाली में दूसरी यूबी की लाइन आती है। कैसे कैसे पॉइंट लगाना है, सामने पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको उसको एज इट इज फॉलो करना है। अगर आपने इतना लगा लिया ना तो गवर्निंग वेसल 14 से आइडिया ले लिया 4 का, गॉल ब्लैडर 21 लगा पाएंगे, SI 15, TW 14, ये सब बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि आपको अब लैंडमार्क मिल गया।
तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और किसी भी चीज को बहुत ज्यादा अगर आप समझाने लगेंगे ना तो फिर वो बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर देती है। तो आज मैं इतना ही छोड़ूंगी, इस पर आप प्रैक्टिस करिए। कल मैं पॉइंट पर बात नहीं करूंगी, क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है, आप पूछोगे तो भी नहीं बताऊंगी। तो कल आपको अपने से प्रैक्टिस करना है, उठना है, गिरना है, सीखना है। इसके बाद डे आफ्टर टुमारो, तो संडे होगा, संडे और भी हमारे बहुत सारे काम होते हैं, तो संडे तो ऑफ होगा। फिर मंडे को जब मिलूंगी तो जो आपके क्वेरीज होंगे पॉइंट से रिलेटेड वो बता दूंगी, कुछ थ्योरी से रिलेटेड है तो वो बता दूंगी, और मेरे ख्याल से वो लास्ट क्लास होगी, क्योंकि आपके सारे क्वेरीज जो है ऑलमोस्ट सॉल्व मुझे दिख रहे हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जो क्वेश्चन वो यही आ रहे हैं, टांग में दर्द है तो क्या करें, तो वो दर्द तो बताती रहूंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी कुछ रहेंगी तो आप अपने क्वेश्चन अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और उस दिन आप कहेंगे और मैं सुनूंगी और उसके आंसर में देती जाऊंगी। आज क्लियर करना तो इसलिए मैंने ये चीजें करी, और थैंक्स टू यू ऑल पीपल कि बहुत दिनों से ये डिमांड थी कि हम पॉइंट लोकेशन बताएं बताएं बताएं, हमें नहीं टाइम मिल रहा था कि हम बता पाए, और आज आप लोगों के माध्यम से बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और ये पॉइंट के लोकेशन की चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। नमस्कार।